What is weathering? In simple words, it is a process by which rocks and minerals are broken down into smaller pieces. Means rocks का छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना. बेसिकली ये एक एक्सोजेनिक प्रोसेस है. एक्सोजेनिक ऐसे प्रोसेसेस हैं जो अर्थ के क्रस्ट पर बाहर से काम करते हैं, जिसमें शामिल है वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन. लास्ट वीडियो में हमने बात की एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में. इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे वेदरिंग और उसके 3 मेजर ग्रुप्स के बारे में. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर 6 जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस. वेदरिंग, जैसा कि हमने पहले भी कहा, इन सिंपल वर्ड्स वेदरिंग से हमारा मतलब है रॉक्स का स्मॉलर पीसेस में टूटना या उनका डीकंपोज होना. बट क्वेश्चन ये है, ऐसा होता क्यों है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स. आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस में वेदर और क्लाइमेट के बीच के डिफरेंस के बारे में जरूर पढ़ा होगा. वेदर से हमारा मतलब है शॉर्ट टाइम के लिए किसी भी पर्टिकुलर एरिया की एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, जैसे कि एक पर्टिकुलर डे में किसी भी जगह का टेम्परेचर, प्रिसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड या वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है. ये सभी एलिमेंट्स एक दिन में काफी फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं. बेसिकली ये डे टू डे फिनोमिना होता है, जबकि किसी भी जगह की एक लॉन्ग टाइम के लिए एवरेज वेदर कंडीशंस को कहा जाता है क्लाइमेट. टिपिकली 30 इयर्स के लिए मींस किसी भी स्पेसिफिक जगह का एवरेज टेम्परेचर, प्रिसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी या अदर वेरिएबल्स एक लॉन्ग पीरियड के लिए कैसे हैं. फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर, जहां का एवरेज क्लाइमेट कोल्ड रहता है, जबकि राजस्थान का हॉट. अब अगर आपने नोटिस किया हो तो वेदर और क्लाइमेट दोनों के ही एलिमेंट सेम होते हैं. अब यही एलिमेंट ओवर द टाइम अर्थ के मटेरियल को अफेक्ट करते हैं या अर्थ पर पाए जाने वाली रॉक्स को तोड़ देते हैं, और इसी को कहा जाता है वेदरिंग. अब अगर वेदरिंग की डेफिनेशन पर आए तो वो होगी, weathering is defined as mechanical disintegration and chemical decomposition of rocks through the action of various elements of weather and climate. Means rocks के mechanical disintegration से हमारा मतलब है ग्रेविटी, स्ट्रेस की वजह से अर्थ के सरफेस का टूटना, और केमिकल डिकम्पोजिशन से हमारा मतलब है सॉल्यूशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन की वजह से रॉक्स का डिकम्पोज होना. आगे हम इन टर्म्स को और ज्यादा डिटेल से जानेंगे. अब ये मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन या केमिकल डिकम्पोजिशन होता क्यों है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वेदर और क्लाइमेट के वेरियस एलिमेंट्स, जिनके बारे में हमने अभी जाना. अब ये पूरा फिनोमिना कहलाता है वेदरिंग. वेदरिंग से जुड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इट इज एन इन सिटू और ऑन सिटू प्रोसेस. मीन्स वेदरिंग के मटेरियल का बहुत कम या बिल्कुल भी मोशन नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक्सेसिव सनलाइट से किसी भी रॉक के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो सकते हैं, जिससे रॉक्स में फ्रैक्चरिंग हो सकती है या रॉक्स टूट सकते हैं. बट इन टूटी हुई रॉक्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है. तो बेसिकली ये प्रोसेस एक ही जगह पर मीन्स उसी साइट पर और रॉक्स के अंदर होता है. इसीलिए ये एक इन सिटू और ऑन सिटू प्रोसेस है. अब वेदरिंग केवल वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स पर डिपेंड नहीं करती है. बेसिकली ये एक कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल, क्लाइमेटिक, टोपोग्राफिक और वेजिटेटिव फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है. फॉर एग्जाम्पल, जिस रीजन में वेजिटेशन काफी ज्यादा है, वहां का वेदरिंग रेट कम वेजिटेशन वाले रीजन से वरी करता है. सेम इसी तरह टोपोग्राफी, जैसे कि माउंटेन्स या प्लेट्यू पर भी वेदरिंग का रेट एक दूसरे से वरी करता है. सेम इसी तरह क्लाइमेट में भी जिन रीजन्स में बारिश ज्यादा होती है, वहां का वेदरिंग का रेट उन रीजन से वरी करता है जहां लेस रेनफॉल होता है. एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, वेदरिंग के प्रोसेसेस केवल क्लाइमेट टू क्लाइमेट वरी नहीं करते हैं, बट ये प्रोसेस मेंटल के डेप्थ में भी वरी करते हैं. मींस अर्थ के क्रस्ट की कितनी डेप्थ तक वेदरिंग होती है. फॉर एग्जांपल, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जोन, यहाँ टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन काफी हाई होता है क्योंकि ये लाई करता है इक्वेटर पर. इसीलिए वेदरिंग की डेप्थ इस रीजन में ज्यादा होगी, जबकि पोलर रीजन्स में कम. तो अभी तक हमने सिर्फ ये जाना कि वेदरिंग किसे कहा जाता है और फैक्टर्स जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. अब वेदरिंग प्रोसेसेस के 3 मेजर ग्रुप हैं, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग. वन बाय वन इन्हें जानते हैं. केमिकल वेदरिंग प्रोसेसेस, जब केमिकल एक्शन के थ्रू रॉक्स का डिकम्पोजिशन होता है तो इसे कहा जाता है केमिकल वेदरिंग. रॉक्स के अंदर ये केमिकल चेंजेस होते हैं एयर और वाटर के एक्शन की वजह से, जो रॉक्स के अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स को चेंज कर देते हैं. ये एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस है. ये उन रीजन में ज्यादा होता है जहां टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन दोनों बहुत हाई होते हैं.
मेनली ट्रॉपिकल जोन्स में। केमिकल वेदरिंग में कई प्रोसेसेस शामिल हैं, जैसे कि सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जो रॉक्स को डिकम्पोज, डिसॉल्व या फाइन क्लास्टिक स्टेट में रिड्यूस कर देते हैं। अब वन बाय वन इन सभी प्रोसेसेस को समझते हैं। नंबर 1 इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से हमारा मतलब है रॉक्स के अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स का पानी में डिसॉल्व हो जाना और घुलने के बाद उसकी लीचिंग होना। इसी को कहा जाता है सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, रॉक्स बहुत से ऐसे सॉल्युबल मिनरल्स को कंटेन करते हैं जो इजिली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि रॉक सॉल्ट, लाइमस्टोन एंड जिप्सम। जब रॉक्स में पाए जाने वाले मिनरल्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं तो ये रॉक्स के स्ट्रक्चर को वीक कर देते हैं, जिससे रॉक्स का ब्रेक डाउन या ओवर द टाइम उनका फर्मेंटेशन हो जाता है। ऐसा मेनली उन एरियाज में होता है जहां रेनफॉल काफी हाई होता है या जहां ग्राउंड वाटर काफी ज्यादा फ्लो करता है। नंबर 2 इज कार्बोनेशन। जब वाटर में मिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड रॉक्स को अफेक्ट करती है तो ये कहलाता है कार्बोनेशन। मेनली कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर बनाती है H2CO3, जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। जब यही कार्बोनिक एसिड रॉक्स में प्रेजेंट मिनरल कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इस रिएक्शन से रॉक्स में प्रेजेंट मिनरल्स डिसॉल्व होकर निकल जाते हैं, जो रॉक्स को वीक कर देते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को ही कहा जाता है कार्बोनेशन। थर्ड प्रोसेस है हाइड्रेशन। इस प्रोसेस में वाटर में प्रेजेंट हाइड्रोजन रॉक्स को डिसॉल्व करता है, इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रेशन। रॉक्स में कुछ ऐसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो वाटर कंटेनिंग हाइड्रोजन को अब्सॉर्ब कर अपने वॉल्यूम को बढ़ा लेते हैं और काफी हैवी हो जाते हैं, और रॉक्स इसी प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्रेक हो जाते हैं। इसके अलावा उनके कलर में भी चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेमेटाइट, जिसका कलर है रेड, बट हाइड्रेशन के प्रोसेस के थ्रू ये कन्वर्ट होता है लेमेनाइट में, जिसका कलर होता है येलो। फोर्थ प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। एयर और वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन जब अफेक्ट करती है रॉक्स को तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। आपने अक्सर देखा होगा कई बार आयरन को रस्ट होते हुए, मींस उसमें जंग लगना, और ऐसा होने का रीजन है आयरन का एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। सेम इसी तरह बहुत से रॉक्स में पाया जाता है आयरन। अब जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन रेन वाटर में घुलकर रॉक्स में प्रेजेंट आयरन के साथ रिएक्ट करती है तो इसी से रॉक्स का डिकम्पोजिशन होता है। इसके अलावा रॉक्स के कलर में भी चेंजेस आते हैं, वो रेड, येलो या ब्राउन कलर में चेंज हो सकते हैं। ये चेंजेस आपने आयरन के रस्ट होने पर भी जरूर देखे होंगे। लास्ट इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का अपोजिट है रिडक्शन। मींस जब हम कहें कि ऑक्सीजन के एडिशन की जगह ऑक्सीजन का रिमूव होना तो इसे कहा जाएगा रिडक्शन। मेनली इन प्रोसेस को समझने के बाद अब हम कह सकते हैं कि वाटर, एयर, जिसमें शामिल है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा हीट, ये तीनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रॉक्स के अंदर केमिकल प्रोसेसेस को काफी बढ़ा देते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड और प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोज होने से भी अंडरग्राउंड कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज होती है जो रॉक्स को अफेक्ट करती है। तो ये थे रॉक्स के अंदर होने वाले केमिकल प्रोसेसेस। अब जानते हैं फिजिकल वेदरिंग प्रोसेसेस के बारे में। फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग डिपेंड करती है बहुत से फोर्सेस पर। मींस फोर्स अप्लाइड कर किसी पर्टिकुलर चीज के टेक्सचर में चेंज आना। अब ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं? तो पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ के मटेरियल पर ओवरबर्डन प्रेशर और शेयरिंग स्ट्रेस डालता है, जैसे कि ओवरलेइंग रॉक्स यानी ऊपर वाली रॉक्स एंड सॉइल, अंडरलेइंग यानी नीचे वाली रॉक्स पर प्रेशर डालती हैं, जिससे रॉक्स में फ्रैक्चरिंग या रॉक्स का स्ट्रक्चर वीक हो जाता है, जिससे रॉक्स की वेदरिंग होती है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन फोर्सेस ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, क्रिस्टल ग्रोथ और एनिमल एक्टिविटी। कोई भी चीज गर्म होने पर एक्सपेंड करती है और यही चीज रॉक्स पर भी अप्लाई होती है। टेम्परेचर बढ़ने पर रॉक्स बहुत गर्म हो जाते हैं, जिससे उनका एक्सपेंशन होता है, जबकि टेम्परेचर कम होने पर रॉक्स ठंडे हो जाते हैं, जिस वजह से रॉक्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। रॉक्स के अंदर होने वाला यही एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन उनमें टेंशंस और क्रैक्स को क्रिएट करता है और इसका रिजल्ट है रॉक्स का स्प्लिट हो जाना। इसका बेस्ट एग्जांपल है हॉट ड्राई डेजर्ट एरियाज, जहां के डेली टेम्परेचर में रैपिड चेंजेस होते हैं
डे में टेम्परेचर सडनली राइज हो जाता है जिससे रॉक्स एक्सपेंड करते हैं, जबकि नाइट में टेम्परेचर सडनली बहुत कम हो जाता है और कई बार टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है। और इसी वजह से इन एरियाज के रॉक्स में अल्टरनेट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है जो उनमें क्रैक्स को डेवलप कर उन्हें तोड़ देता है। इसके अलावा क्रिस्टल ग्रोथ और एनिमल एक्टिविटी भी वेदरिंग में कंट्रीब्यूट करती है। कई बार रॉक्स में पड़ने वाले क्रैक्स के अंदर पानी पहुंचने के बाद उन क्रैक्स में पानी फ्रीज हो जाता है जिससे रॉक्स एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम होने की वजह से वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है और यही एक्सपेंशन रॉक्स के क्रैक्स को और ज्यादा वाइड कर देता है, जिस वजह से रॉक्स ब्रेक हो जाते हैं और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है फ्रॉस्ट वेजिंग। ऐसा अक्सर पोलर रीजन्स में होता है जहां डे के टाइम पर रॉक्स के जॉइंट्स में वाटर फिल हो जाता है और नाइट में वही वाटर रॉक्स के अंदर फ्रीज हो जाता है। अब कई बार रॉक्स के अंदर बहुत से मिनरल क्रिस्टल बनते हैं जिससे वो भी रॉक्स के अंदर अपनी जगह बनाते हैं और रॉक्स पर प्रेशर डालते हैं, जिस वजह से रॉक्स अक्सर ब्रेक हो जाते हैं। साथ साथ एनिमल एक्टिविटी भी रॉक्स की वेदरिंग में कंट्रीब्यूट करती है। थर्ड इज वाटर प्रेशर कंट्रोल्ड बाय वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल। मान लीजिए रॉक्स पर पानी का प्रेशर पड़ना, जैसे कि रेनफॉल होने पर रॉक्स का वेट होना और बाद में उनका ड्राई होना। ये वेट और ड्राई होने का कंटिन्यूअस साइकिल चलता रहता है जो रॉक्स को इम्पैक्ट करता है। बेसिकली रॉक्स पर पड़ने वाले ये इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म है, क्योंकि रॉक्स में ये चेंजेस बहुत लंबे समय में होते हैं। इसीलिए फिजिकल वेदरिंग के थ्रू रॉक्स को टूटने में बहुत ज्यादा समय लगता है। अब ये सभी फोर्सेस अर्थ के ऊपर और अर्थ के मटेरियल के अंदर से भी आती हैं, क्योंकि हम लास्ट कुछ वीडियोस में जान चुके हैं कि अर्थ के इंटीरियर में भी फोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो अर्थ के मटेरियल को तोड़ देते हैं। मेनली अब अगर देखा जाए तो फिजिकल वेदरिंग के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है थर्मल एक्सपेंशन और प्रेशर। ये सभी प्रोसेसेस बहुत स्लो होते हैं बट रॉक्स को बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रॉक्स कंटिन्यूअसली फैटिक हो जाते हैं। तो अभी तक हम केमिकल और फिजिकल वेदरिंग को डिटेल से जान चुके हैं। अब आते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग पर। बायोलॉजिकल वेदरिंग में या तो मिनरल्स और आयंस रॉक्स में ऐड होते हैं या रॉक्स से रिमूव होते हैं, और ऐसा मेनली होता है ग्रोथ एंड मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। बेसिकली हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल वेदरिंग में शामिल है एक्शंस ऑफ एनिमल एंड इंसेक्ट्स, वेजिटेशन एंड मैन। सबसे पहले बात करते हैं एनिमल और इंसेक्ट्स के बारे में। हम जानते हैं कि अर्थ पर मिलियंस ऑफ एनिमल्स और इंसेक्ट प्रेजेंट हैं, जैसे कि डॉग्स, रैबिट्स, रैट्स, जैकल्स, अर्थवॉर्म, टर्माइट्स, रोडेंट एटसेट्रा। ये सभी एनिमल और इंसेक्ट्स लार्ज क्वांटिटीज में रॉक्स और सॉइल को अपना हैबिटेट और फूड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कंज्यूम करते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म्स, रैट्स, रोडेंट के द्वारा बोरोइंग और वेजिंग करना। आपने अक्सर देखा होगा ये कुछ ऐसे एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल या रॉक्स में कुछ इस तरह अपनी जगह बना लेते हैं, जिस वजह से इस स्पेस के थ्रू इन जगहों में मॉइस्चर और एयर चला जाता है और इसी से केमिकल चेंजेस होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं और इसी वजह से रॉक्स वीक या डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। एज वेल एज डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स जो प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमिक, कार्बोनिक और अदर एसिड्स। ये एलिमेंट्स डिके को एनहांस करते हैं और कुछ एलिमेंट्स की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देते हैं और इसी का रिजल्ट है बायोलॉजिकल वेदरिंग। नेक्स्ट इज वेजिटेशन। प्लांट्स के रूट्स भी रॉक्स की वेदरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लांट्स की लंबी रूट्स जो अर्थ के मटेरियल पर प्रेशर डालती हैं और मैकेनिकली रॉक्स को तोड़ देती हैं। एट लास्ट ह्यूमंस के द्वारा की जाने वाली बहुत सी एक्टिविटीज, जैसे कि प्लाउगिंग या सॉइल को कल्टीवेट करना, इसके अलावा क्वेरिंग, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन करना, जिस वजह से वेदरिंग का प्रोसेस और ज्यादा तेज हो जाता है। तो ये था बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब अगर एक बार अभी तक जो भी हमने जाना उसे समराइज करें तो वो कुछ ऐसा होगा। वेदरिंग में शामिल है 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ वेदरिंग: केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। केमिकल वेदरिंग में शामिल है कई प्रोसेसेस, जैसे कि सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देन आता है फिजिकल वेदरिंग, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, एक्सपेंशन फोर्सेस ड्यू टू टेम्परेचर और वाटर प्रेशर, कंट्रोल्ड बाय वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल्स। लास्ट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, वेजिटेशन एंड ह्यूमंस। इतना सब जानने के बाद अब बात करते हैं स्पेशल इफेक्ट ऑफ वेदरिंग की, जो है एक्सफोलिएशन।
अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जाना था फिजिकल वेदरिंग के बारे में, जिसमें हमने देखा कि टेम्परेचर में सडन चेंजेस होने से रॉक्स में एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है। अब इसी का रिजल्ट है एक्सफोलिएशन। बेसिकली एक्सफोलिएशन कोई प्रोसेस नहीं बल्कि रिजल्ट है। मेनली रॉक्स के अंदर एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन से रॉक्स के आउटर लेयर पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिस वजह से रॉक्स का आउटर लेयर रॉक्स के मेन मास से पील्ड ऑफ हो जाता है। मींस हमारे सरफेस पर बहुत सी लेयर्स होती हैं। जब ये लेयर्स निकलने लगती हैं तो इसे ही कहा जाता है एक्सफोलिएशन। ये ऐसा ही है जब हम अनियन की लेयर्स को अलग करते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को अनियन पीलिंग भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में रॉक्स और बेड रॉक्स के ऊपर जो कर्व्ड शीट्स ऑफ शेल्स होते हैं उनकी फ्लेकिंग हो जाती है। मींस किसी राउंडेड रॉक या किसी प्लेन सरफेस से लेयर्स का निकल कर अलग हो जाना, जिन्हें बेसिकली फ्लेक्स कहा जाता है, और इसी की वजह से सरफेस काफी स्मूथ और राउंडेड हो जाता है। रॉक्स लाइक ग्रेनाइट, स्मूथ सरफेस्ड, स्मॉल राउंडेड रॉक्स और बिग बोल्डर्स, जिन्हें टोर्स भी कहा जाता है, ये सभी फॉर्म्ड होते हैं एक्सफोलिएशन के थ्रू। अब तक हम वेदरिंग के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, बट अगेन आता है एक और क्वेश्चन, आखिर वेदरिंग की सिग्निफिकेंस है क्या? तो चलिए अब जानते हैं वेदरिंग की सिग्निफिकेंस के बारे में। सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग के प्रोसेस के थ्रू ही रॉक्स ब्रेक डाउन होते हैं, मींस छोटे छोटे पार्ट्स में फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं, और रॉक्स के इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स से फॉर्मेशन होता है रेगुलिथ और सॉइल का, और इसी वेदरिंग से इरोजन और मास मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट है बायोम्स एंड बायोडाइवर्सिटी, जो रिजल्ट है फॉरेस्ट का, और ये फॉरेस्ट डिपेंड करते हैं मेंटल में होने वाली वेदरिंग की डेप्थ पर कैसे? फॉरेस्ट एरियाज के ग्रो होने का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सॉइल, क्योंकि विदाउट सॉइल लार्ज स्केल में फॉरेस्ट एरियाज की ग्रोथ इम्पॉसिबल है। अब इस सॉइल का फॉर्मेशन डिपेंड होता है रॉक्स की वेदरिंग पर। वेदरिंग होगी तो सॉइल का फॉर्मेशन होगा। देन सॉइल की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि किस जगह पर कितना फॉरेस्ट एरिया डेवलप होगा। जितना डेंस फॉरेस्ट एरिया होगा वहां पाए जाने वाली बायोडाइवर्सिटी भी उतनी ही रिच होगी। इसके अलावा इरोजन कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट इफ द रॉक्स आर नॉट वेदर्ड। मींस वेदरिंग के साथ साथ इरोजन और मास वेस्टिंग के प्रोसेस भी चलते रहते हैं, जो किसी भी रिलीफ में चेंजेस लेकर उस लैंडफॉर्म को पूरी तरह चेंज कर देते हैं। मान लीजिए आपको कहीं पर सेडिमेंटेड डिपॉजिट का माउंटेन नजर आए, धीरे धीरे इस माउंटेन की वेदरिंग होगी, देन इरोजन और मास वेस्टिंग के जरिए हजारों साल बाद हो सकता है कि आपको ये माउंटेन नजर ही ना आए और वो प्लेन सरफेस में चेंज हो जाए। एट लास्ट हम जानते हैं कि रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं बहुत से वैल्यूएबल मिनरल्स, जैसे कि आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, कॉपर एटसेट्रा, जो कि नेशनल इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। वेदरिंग के थ्रू ये मिनरल्स रॉक से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि कई बार जब रॉक्स की वेदरिंग होती है तो उस पर्टिकुलर रॉक से कुछ केमिकल और फिजिकल लीचिंग के चलते अनवांटेड एलिमेंट्स अलग हो जाते हैं, जिस वजह से उसमें यूजेबल एलिमेंट्स बच जाते हैं जो काफी वैल्यूएबल होते हैं, और हमारे लिए ये एक तरह से एनरिचमेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, जो कि एक एक्सोजेनिक प्रोसेस है। अब दूसरा एक्सोजेनिक प्रोसेस है मास मूवमेंट। इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।